नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रवासी कथाकारों की कहानियों की श्रृंखला में ब्रिटेन की कथाकार अरुणा सभरवाल की लिखी हुई कहानी लम्हों के साए। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियाँ आरंभ हो चुकी थीं। अचानक रुचि और छोटी बहन शिखा ने बच्चों के साथ एक सप्ताह के लिए अपनी माँ के घर जाने का प्रोग्राम बनाया। हालांकि बच्चों के साथ कहीं भी जाना आसान थोड़ा ही है। बच्चों के कपड़े, उनके वीडियो गेम, आईपैड और फिर रास्ते भर के लिए उनके लिए खाने का सामान, उनकी किताबें वगैरह वगैरह। खिलौनों का बॉक्स तो माँ के घर से ही ले गए थे। वीडियो गेम्स के आगे खिलौनों का क्या काम, फिर अपना सामान भी तो होगा। खैर, वो माँ को चकित करना चाहती थी। सारा सामान कार में रखकर चल पड़ी। 2 घंटे की ड्राइव के बाद घर पहुंचकर जैसे ही रुचि ने घंटी बजाई, माँ को कुछ समय लगा दरवाज़ा खोलने में। माँ को देखते ही रुचि हैरान रह गई। माँ का हाल बेहाल था। बाल बिखरे पड़े थे, शायद उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। एक अजीब सा सन्नाटा था घर में, आवाज़ रहित। चारों ओर सामान बिखरा पड़ा था। माँ की दशा से ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी सोकर उठी हो। शाम के 4 बज चुके थे। उसे लगा घर की दीवारें भी उसे घूर घूर कर पूछ रही हैं, कहाँ हो तुम सब? माँ की हालत देखी है क्या? अब पूछे तो कैसे पूछे? 3 दशक अकेली रहने के बाद इतनी स्वाभिमानी हो गई है कि जरा सा भी दखलंदाजी उसे बिल्कुल गवारा नहीं। डरते डरते रुचि ने पूछ ही लिया, माँ तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, मुझे क्या हुआ है, क्यों पूछ रही है? थोड़ा व्यस्त थी। माँ के चेहरे पर उदासी और स्वर में शुष्कता साफ झलक रही थी। बहुत कोशिशों के बाद भी उनके बुझे हुए चेहरे पर खुशी नहीं आई। मन ही मन में रुचि सोचने लगी, लगता तो नहीं, घर की हालत देखकर तो व्यस्तता दिखाई नहीं देती। लगता है आज फिर माँ को उथल पुथल करने का दौरा पड़ा हो। ना जाने क्या चलता रहता है माँ के दिमाग में। पिछले कुछ महीनों से यही सिलसिला चल रहा है। पूछने पर पत्थर की भांति जड़ बुद्ध सी बन जाती हैं। हम तीनों बहन भाइयों के लिए माँ एक पहेली सी बनकर रह गई है। पापा तो 30 वर्ष पहले ही चले गए थे। माँ ने हम तीनों को बड़ी मेहनत से पाला है। भाई पर अमेरिका का भूत सवार था। वो तो विवाह होते ही भाभी के संग अमेरिका में सेटल हो गया है। देश के साथ शायद उन्होंने परिवार को भी छोड़ दिया है। सबने माँ से भाई को रोकने के लिए कहा कि एक ही बेटा है, मत जाने दो उसे अपनी आँखों से दूर। किंतु माँ दलीलें देती रहीं कि अगर उसे रोक लिया तो वो उसे उम्र भर यही कहेगा, माँ तुम बहुत स्वार्थी थी, कभी माफ़ नहीं करेगा। छोटी बहन शिखा जो 10-15 मील की दूरी पर रहती है, पर है तीखे मिजाज की, पर उसको सबका ध्यान रहता है। छोटी शिखा बच्चों और नौकरी में व्यस्त होते हुए भी सप्ताह में एक बार समय निकालकर माँ को देखने आ ही जाती है। वो माँ से 2 घंटे की ड्राइव पर ही रहती है। स्कूल की छुट्टियों में दोनों बहनें इकट्ठी हो जाती हैं। बचपन से ही दोनों बहनों की एक दूसरे में जान बसी है। यहाँ तक कि जब शिखा छोटी थी, अगर उसे कोई चॉकलेट देता तो वो संभाल कर रखती कि जब तक दीदी स्कूल से नहीं आ जाती फिर दीदी के साथ बांट कर खाती थी। भाई शुरू से ही अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता था। अमेरिका में बसने के कारण भाई के लिए तो किसी बड़े त्यौहार या जन्म दिवस पर पहुंचना भी कठिन था। रुचि ने कार से सामान निकालकर अपने कमरे में रख दिया। शिखा ने उसका कमरा ठीक किया। घंटे बाद शिखा भी आ गई। चाय पीकर दोनों बहनें माँ को यह कहकर कि हम अभी आए, आप बच्चों का ध्यान रखना और हाँ तैयार रहना, रात का खाना बाहर ही खाएंगे, और खुद राशन तथा बच्चों के खाने पीने का सामान लेने चली गईं। शिखा पता नहीं आजकल माँ इतनी बुझी बुझी मायूस सी क्यों रहती हैं। ऐसी तो कभी नहीं थी। कुछ सप्ताह से देख रही हूँ कि माँ को सफाई का दौरा सा पड़ता है। फिर ना आओ देखती हैं ना ताओ, पीछे पड़ जाती हैं हर अलमारी को खंगालने। शायद सफाई का भूत सवार हो जाता है। आप सुनोगे तो यकीन नहीं होगा। पिछले महीने की बात है, मैं शॉपिंग को जा रही थी। सोचा माँ को भी साथ ले जाऊँगी और मिल भी लूँगी। उस दिन जो हुआ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दरवाजे की घंटी बजाती रही, कोई उत्तर नहीं। हार कर अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला। माँ का कहीं नामो निशान न था। कार बाहर खड़ी थी। मैंने सब कमरे देखे, गार्डन में देखा, पड़ोसियों से पूछा, फ़ोन किया तो फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। सांझ होने के साथ साथ मेरी चिंता भी बढ़ने लगी।
मस्तिष्क को शांत करने के लिए मैं खाना बनाने में लग गई। अचानक कुछ खड़का सा हुआ। मैं डर के मारे गायत्री जाप करने लगी। कुछ देर बाद फिर खटका हुआ तो एहसास हुआ आवाज़ गैराज से आ रही थी। देखा तो माँ सीढ़ी पर चढ़ी कुछ ढूंढ रही थी। गैराज के शेल्फों का सारा सामान ज़मीन पर था। मुझे देखते ही बोली, बेटा तुम कब आई हो? बहुत देर हो गई है। आप इतनी देर से गैराज में क्या कर रही हो? वो भाव शून्य गूंगी सी खड़ी रही, अपनी उदासी छुपाने का प्रयास करने लगी। मैंने फिर पूछा तो कुछ नहीं, सफाई, माँ ने सक पकाते हुए कहा। आपकी गैराज की सफाई कौन देखने आ रहा है भला? फिजूल में अपनी एनर्जी बर्बाद करती हो। माँ कुछ झेंप सी गई। मैं माँ को अंदर तो ले आई, किंतु उनका ध्यान गैराज में ही था। मेरे आने से माँ का मिशन अधूरा रह गया था। शिखा, चलो अब घर चलकर बात करते हैं। सबको भूख लगी होगी। आज फ्राइडे है, फ़िश एंड चिप्स खाते हैं अंग्रेज़ों की तरह। अक्सर अंग्रेज़ फ्राइडे को फ़िश एंड चिप्स ही खाते हैं। रात भर सभी चैन से सोए क्योंकि स्कूल बंद थे, ऊपर से थकावट। सुबह के सूरज ने खिड़कियों से झांकते झांकते सभी को जगा डाला। वैसे लंदन में सूरज देवता के दर्शन बड़ी मुश्किल से होते हैं, अगर होते भी हैं तो धूप तपिश रहित। सभी ने मिलकर फैसला किया कि आज धूप का आनंद लेंगे। बड़े बच्चों की बारबेक्यू की फरमाइश थी और छोटों की पूल की। नाश्ते के पश्चात रुचि ने बारबेक्यू की जिम्मेदारी ली और शिखा ने शेड में से कुर्सियां गार्डन में सेट की और बच्चों ने पूल भरने की। दोनों बहनें शाम के बारबेक्यू के लिए सामान लेने चली गईं। हल्के फुल्के लंच के बाद बारबेक्यू की तैयारियां आरंभ हो गईं। पड़ोसियों को भी निमंत्रण दे दिया था। जैसे ही शिखा गार्डन के शेड की ओर बढ़ी और चिल्लाई, दीदी दीदी बाहर आओ। क्यों, क्या हुआ? देखते ही दोनों हक्का बक्का रह गईं। शेड का सारा सामान ऊपर नीचे था और कुछ अंदर कुछ बाहर बिखरा पड़ा था। शेड में तो हमेशा ताला लगा रहता है। उसने सोचा शायद चोरी हो गई है। माँ शर्मिंदगी से ऊपर अपने कमरे में दुबक गईं। दोनों ने चोरी का स्वांग ही रचा, मानो कुछ हुआ ही नहीं, किंतु उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। चिंता का विषय था भी। दोनों बहनें समझ गईं कि माँ के दिमाग में कुछ रहस्यमय ही घूम रहा है जो वो बताना नहीं चाहती थी। सफाई तो केवल बहाना मात्र है। तभी तो दरवाज़ा खोलने में इतनी देर लगी थी। बड़ी मुश्किल से सामान को ठिकाने लगाया। माँ को कुछ कहे बिना दोनों लगी रहीं। वो बच्चों के सामने कोई दृश्य खड़ा नहीं करना चाहती थी, ना ही माँ की निजी भावनाओं में अनाधिकार प्रवेश करना चाहती थी। चिंतित जरूर थीं। देख शिखा, फिर कभी ऐसा हुआ तो प्लीज़ मुझे सूचित जरूर करना, मिलकर कोई हल निकालेंगे। दीपक से भी बात करते हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मनोवैज्ञानिक को दिखाना होगा। दीदी, मैं जब भी आती हूँ माँ घर के किसी न किसी कोने में सफाई करने में लगी रहती हैं। मुझे लगता है मानो कुछ ढूंढ रही हों, पर क्या? उम्र के साथ याददाश्त भी तो कम हो जाती है। प्यार भी तो इतना था मम्मी पापा में कि एक दूसरे की आंखों से ओझल नहीं होते थे। याद है जब आप और माँ भारत गई थीं? पापा मम्मी को हर 10 मिनट के बाद फ़ोन करते थे। वापस आने पर सामने वाली विक्टोरिया और एलिजाबेथ आंटी ने माँ से कहा था, डॉल, डोंट एवर लीव हिम अलोन विदाउट यू, ही वॉज फिश आउट ऑफ वाटर। और आप भी तो कहती थी कि अगर मम्मी को कुछ हो जाता तो पापा तो वैसे ही मर जाते। शिखा बोली, चल छोड़, गंभीरता से सोचेंगे, कोई हल तो ज़रूर होगा इसका। एक सप्ताह जैसे पंख लगाकर उड़ गया। रुचि के वापस जाने का समय भी आ गया। अपना सामान समेटे रुचि जाने को तैयार थी। शिखा चिल्लाई, रुको दीदी रुको, रोहन के खिलौनों का तो बॉक्स लेती जाओ। पगली, वो तो मैं कब की ले गई हूँ। रोहन अब खिलौनों से नहीं कंप्यूटर गेम्स में मस्त रहता है। शिखा कल जाने वाली थी, नज़दीक जो रहती थी। दूसरे दिन उसने माँ के फ्रिज का निरीक्षण किया, राशन चेक किया, तारीख खत्म हो जाने वाली चीज़ों को फेंका, फिर अपने जाने की तैयारी करने लगी। उसने माँ को साथ ले जाने की बहुत कोशिश की, किंतु माँ नहीं मानी। वो जानती है कि माँ बहुत स्वाधीन और स्वाभिमानी है। जीवन में उन्होंने सब काम स्वयं ही किए हैं। अक्सर भूल जाती हैं कि अब वे 25 की नहीं 60 से ऊपर हैं। वो अपनी चार दीवारी में ही खुश रहती हैं। शिखा का हर सप्ताह चक्कर लग जाता था। फ़ोन तो रोज़ ही कर लेती थी। दिन गुजरते गए। एक दिन माँ घर से फिर नदारद। शिखा ने पूरा घर छान मारा। माँ किसी कमरे में नहीं थी, पर धीमी धीमी आवाज़ रुक रुक कर आ रही थी। वो समझी नहीं कि खटका हो कहाँ रहा है।
जाने ही वाली थी कि उसे सेलर की बत्ती जली दिखाई दी। जब नीचे जाकर देखा तो माँ ठंड में कुछ ढूंढने के चक्कर में थी। लंदन के घरों के नीचे सेलर होते हैं। वहाँ बहुत ठंड होने के कारण अंग्रेज़ वहाँ वाइन रखते हैं। सेलर घर जितने ही चौड़े होते हैं। उसने रुचि को फ़ोन पर आंखों देखा हाल बताया। क्या तुमने पूछा माँ से कि वो वहाँ क्यों गई थी? उसे क्या चाहिए था वहाँ से? पूछा क्या, कई बार पूछा। आपको तो पता है, कुछ पूछने पर वो जवाब तो क्या देना, जड़ सी हो जाती हैं। आपको याद है, बचपन से वो हमें यही नसीहतें देती आ रही हैं कि बेटा एक चुप 100 सुख। खुद भी यही करती आई हैं। उनका ये फार्मूला यहाँ फेल हो गया था। विरोध में मौन के हथियार का इस्तेमाल करती रही हैं, जो भयावह होता है। माँ को शिखा का रुचि को फ़ोन पर शिकायत करना नहीं भाया। माँ बुड़बुड़ करती रही। अकेले रहने वाली माएँ बोलती नहीं, वे तो बेबस रोती हैं। शिखा चुपचाप अपने घर चली गई। कई महीनों से सब कुछ सामान्य चल रहा था। अवकाश के पश्चात माँ कई संगठनों की सदस्य बन गई थी, जैसे पेंटिंग, संगीत और सृजनात्मक लेखन इत्यादि। हमें तसल्ली थी कि माँ अपनी दबी हुई इच्छाएं पूरी कर रही हैं, जो वो सदा करना चाहती थीं। उनकी पेंटिंग को देख के हम दंग रह जाते, और लेखन में तो माँ अपने भावों को शब्दों की लड़ी में ऐसे पिरो देती कि पढ़ने वाला दंग रह जाए। यूँ कहूँ तो पापा की मधुर स्मृतियों के साथ अब माँ अपने जीवन का आनंद भोग रही थी और अपने लिए अपनी तरह जीने का प्रयास कर रही थी। शनिवार का दिन था। सब सामान्य चल रहा था। पतझड़ का मौसम था। पतझड़ की मरियल धूप के कुछ टुकड़े पैटियों के शीशे से भीतर झांक रहे थे। बाहर सभी वृक्ष वस्त्रहीन खड़े शर्मा रहे थे। धरती पर रंग बिरंगे पत्तों का बिछा कालीन पतझड़ की शोभा बढ़ा रहा था। शिखा खड़ी खड़ी प्रकृति को निहारने लगी। दिन निखरने लगा था। पति अजय ने सुझाव दिया, क्यों ना आज माँ का गार्डन साफ करके आखिरी घास को काटा जाए। बहुत अच्छा विचार है। शिखा ने माँ को फ़ोन किया। कोई जवाब नहीं। वो पूरा दिन फ़ोन करती रही, पर माँ ने उठाया नहीं। सांझ हो चुकी थी। उसने पड़ोसन कमलजीत को फ़ोन किया, जिसके पास माँ के घर की चाबी सदा रहती है, कि उसकी माँ के घर जाके देखे कि वो ठीक तो है। कमलजीत और बाबू, उसका पति, दोनों गए। सभी कमरे देखने के बाद उनकी नज़र गुसलखाने पर पड़ी। लाफ्ट की सीढ़ी गिरी हुई मिली। शायद उसका पेच ढीला होने से गिर गई होगी। बाबू ने कुर्सी पर खड़े होकर देखा। माँ अंधेरे में लाफ्ट में ठंड से सिकुड़ी पड़ी थी। लंदन में बर्फ़ पड़ने के कारण यहाँ छतें त्रिकोण होती हैं। छत त्रिकोण होने के कारण जो जगह खाली रहती है उसे लाफ्ट कहते हैं। बड़ी मुश्किल से सीढ़ी ठीक करके माँ को नीचे उतारा। उसी वक्त बाबू ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और माँ को सैली ओक अस्पताल में ले गए। फिर शिखा को फ़ोन किया। उसने रुचि को फ़ोन किया और बोली, अभी पैनिक न करो, अस्पताल जाकर आपको स्थिति बताऊंगी। ठंड में पड़ी रहने के कारण माँ को निमोनिया हो गया था। उस रात शिखा अस्पताल में ही बैठी रही। सुबह एकदम घबरा कर उसकी आंखें खुलीं तो पल भर को भूल गई कि वो कहाँ है। अब तक स्थिति कुछ सुधर चुकी थी। रुचि भी आ चुकी थी। उसने दीपक को भी बुला लिया था। माँ को 2 दिन में पूरी तरह से होश आ गया था। हम तीनों को देखकर हैरान भी थी और खुश भी। हमने माँ से कुछ नहीं पूछा। भीतर से हम सब जानते थे कि उनके मस्तिष्क में वही कीड़ा रेंग रहा होगा जो राज वो राज ही रहने देना चाहती थी, या फिर वो इतना निजी था कि वो किसी से भी साझा नहीं करना चाहती थी। बस यही कहा, माँ प्लीज़ जहाँ भी जाएं अपना फ़ोन साथ रखें। अब माँ का अकेले रहना ठीक नहीं। मुझे लगता है अब उनकी याद उन्हीं की तरह बूढ़ी होती जा रही है। इसीलिए तो मैं माँ को अपने साथ अमेरिका में रखना चाहता था। उन्हें ग्रीन कार्ड भी मिल गया था, पर उनकी जिद थी कि वो लंदन में ही रहना चाहती हैं। भारत के बाद लंदन ही उन्हें अपना घर, अपना देश लगता था। एक दिन प्यार से मुझे बुला के बोली, सुन और समझ बेटा, मैं अपने स्वार्थ के पीछे तुम्हारी इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहती। मेरे बच्चे, मेरी चिंता ना कर। मैं जहाँ रहूँगी, मेरे दिल का एक टुकड़ा इस कोने में, दूसरा दूसरे में, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके एक वाक्य ने मुझे निशब्द कर दिया, इसलिए मैंने अधिक जोर नहीं डाला। दीपक ने सफाई देते कहा, चाहती तो मैं भी थी कि माँ मेरे पास रहें, किंतु माँ अपनी ही दलीलें देती रहीं। मेरी सब सहेलियाँ यहीं हैं। मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। जब चाहूँ जहाँ चाहूँ कार उठाकर जा सकती हूँ। वैसे भी मेरे जीवन के इस मोड़ पर नए दोस्त बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
यहाँ की हर चीज़ मुझे और मैं उसे जानती हूँ। सब सुविधाएं 4 कदम की दूरी पर हैं। तुम ही बताओ, अगर तुम मेरी जगह हो तो क्या करते? यही मेरा जीवन है। भीतर से हम सब जानते थे कि वो पापा की स्मृतियों को, उनकी कुर्सी को, उनकी सुगंध को, उनकी एक एक याद को छोड़ना नहीं चाहती थी। अभी तक माँ ने पापा का सामान समेटा नहीं था। कहती हैं, उनकी चीज़ें देखकर मुझे यही एहसास होता है कि वे यहीं कहीं हैं। शिखा, स्मृतियों से याद आया, यहाँ आने से पहले एक दिन रोहन के खिलौने छांट रही थी कि जिन खिलौनों से वो खेलता नहीं उन्हें चैरिटी में दे दूँ। तो उन्हीं खिलौनों के बॉक्स में ये पिटारी मिली। लगता है माँ ही की होगी, रुचि ने कहा। कहीं वो ये तो नहीं? हो सकता है, चाबी के साथ ताला भी लगा है। याद से अस्पताल ले जाएंगे। हम तो उन्हें घर लाने की तैयारियों में लगे थे। अस्पताल से फ़ोन आया कि आप यहाँ आ जाएं। अब उन्हें आईसीयू वार्ड में ले गए हैं। हालत सुधर तो रही थी, किंतु पूरा शरीर पीपल के पत्ते की तरह काँप रहा था। रुचि असहाय खड़ी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर खड़े आपस में न जाने क्या फुसफुसा रहे थे। नर्स ने माँ को सुई लगाई तो माँ को नींद आनी शुरू हो गई। शिखा ने कुर्सी पास खिसकाकर निश्चेष्ट पड़ी माँ के चेहरे के पास अपना हाथ रखकर उसकी शिथिल ठंडी हथेली थाम ली। वो माँ के अतिरिक्त कुछ न कह पाई। उसका गला रुंध गया। माँ के डूबते प्राणों को शायद शिखा की अश्रुओं से भरी पुकार की खनक खींच लाई। उन्होंने अलसाई आंखें खोलीं, शिखा को देखा, फिर आंखें मूंद लीं। उनका दुख क्या था कोई नहीं जानता। माँ, अब दर्द कैसा है? उत्तर में माँ के सूखे अधर काँपे, आंखों से ढलकी 2 बूंदें सब कुछ कह गईं। दिन भर माँ क्रूर मृत्यु से आँख मिचौली खेलती रहीं। उनकी अवस्था निरंतर गिरती गई। माँ ने एक बार फिर थोड़ी सी आँख खोलकर चारों ओर देखा। पलंग पर दोनों तरफ हाथ मारने लगीं। उसकी आंखों में अभी भी खोज बाकी थी, मानो किसी चीज़ का इंतज़ार था। दीदी ने धीरे से पिटारी को पलंग पर माँ के सामने रख दिया। पिटारी को देखते एकदम उनकी आंखों में चमक की लहर, होंठों पर मीठी सी मुस्कान और चेहरे पर रौनक छा गई। पहचान का सूरज बादलों को चीरता बाहर निकला। माँ ने आंखों के इशारे से उस पिटारी को खोलने को कहा। नहीं माँ, आप ही इसे खोलेंगी। रुचि ने माँ को सहारा देकर प्यार से बिठाया और खुद माँ के गले में बाँह डालकर बैठ गई। पिटारी को हाथ में लेने से पहले ही माँ के हाथ कांपने लगे और आंखें नम हो गईं। यादों के जुगनू चमकने लगे। कांपते हाथों से धीरे धीरे माँ ने अपनी पिटारी को खोलना आरंभ किया। लगता था माँ का उम्र भर का अनमोल खजाना उसमें भरा था। उसने आधी खोली। सबसे पहले उसके हाथ में पापा की काली सफ़ेद पोल्का डॉट की टाई आई, जिसे कांपते होठों से चूमते बोली, ये तुम्हारे पापा को मेरा पहला तोहफा था। बड़े प्यार और मनोहार से इसे खास खास अवसर पर ही लगाया करते थे। फिर मुझे संकेत दे देकर दिखाते भी थे। सबसे पहले उन्होंने इसे अपनी फेलोशिप में डाली थी। बड़े प्यार से माँ ने टाई को छाती से लगाया, फिर अपने गले में डालकर मुस्कुराई। फिर पिटारी से निकली कंघी। कंघी को छूते बोली, तुम्हें पता है ये सदा उनकी जेब में रहती थी। इसमें तुम्हारे पापा की डैंड्रफ लगी है। बड़े शौक़ से वो अपने बालों का स्टाइल बनाया करते थे। कभी मेरे बालों की भी शामत आ जाती थी। अब मिली माँ को पापा की ओमेगा घड़ी। उसे घुमा फिरा कर बड़े गौर से देखते हुए बोली। एक दिन अचानक बोले, आंखें बंद करो। मैं कहती रह गई, क्यों? तो उन्होंने मेरी कलाई से मेरी सस्ती सी टाइमेक्स की घड़ी उतार कर फेंकी और मेरी कलाई में ओमेगा घड़ी बांध दी, जो अभी तक मेरे पास है। वो मेरे जीवन का पहला महंगा तोहफा था। माँ को खुश देखकर हमें बहुत आनंद आ रहा था। पिटारे में हाथ डालते ही माँ के हाथ में गुलाबी लिफाफा था। लिफाफे को चूमते चूमते माँ की आंखें नम हो गईं और गला भर आया। उसमें से एक पत्र के साथ सूखा हुआ गुलाब का फूल निकला। एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ये तुम्हारे पापा का मुझे शादी से पहले का पहला प्रेम पत्र था, जो पिछले 4 दशक से संभाल कर रखा है। इसकी भी एक कहानी है। जिस दिन उन्होंने पत्र दिया था, हमारी चोरी पकड़ी गई थी। नानी ने हमें पकड़ लिया था। सज़ा तो नहीं मिली। तुम्हारे पापा ने सारा दोष अपने सिर लेकर तुम्हारी नानी से क्षमा मांग ली थी। बड़े दुख की बात है कि आजकल चिट्ठियों का चलन ही समाप्त हो गया है। अब देखो ना, 4 दशक बाद भी मैं चिट्ठी का आनंद ले सकती हूँ। आप ठीक कह रही हैं। और दिखाओ क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा लग रहा है। पिटारी में अब केवल 2 यादें रह गई थीं।
पहली निकली एक सिंदूर की छोटी सी डिबिया। उसे खोलने की माँ की हिम्मत नहीं हुई। बोली, इसे कैसे भुला सकती हूँ, इसी से तो तुम्हारे पापा के साथ मेरा संबंध जुड़ा था। अब भी मुझे याद है जब पूरी बारात के सामने उन्होंने अंगूठी से सिंदूर से मेरी मांग सजाई थी। उन्हें मेरा मांग भरना बहुत सुहाता था। दूसरी याद दिखाओ। माँ ने एक आरामिस आफ्टर शेव की खाली शीशी निकाली और बोली, ये था तुम्हारे पापा का खास आफ्टर शेव, जिसकी सुगंध मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। ये सुगंध मुझे उनके आसपास होने का एहसास देती है। जब उदास होती हूँ उसे लगा लेती हूँ। इस बार माँ ने उसे सूंघा, आंखें बंद की, फिर छाती से लगाकर लम्हों के साए में खोई पापा की नज़दीकियों का आनंद लेने लगी। अभी आप सुन रहे थे अरुणा सभरवाल जी की लिखी हुई एक खूबसूरत कहानी लम्हों के साए। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।